गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसके आगे हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। लास्ट क्लास में ऑप्शन होमवर्क दिया गया था, बोला गया था कि असाइनमेंट वाले सेक्शन में उसका आंसर आज के वीडियो में रहेगा, लेकिन आज उसका आंसर नहीं डाला जा रहा है। उसका आंसर आपको अगले क्लास वाले वीडियो में मिलेगा। अगला क्लास का वीडियो चलेगा और असाइनमेंट वाले सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहेगा। आज केवल जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा आज का इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए, अगर कोई कंपाउंड है जैसे CuSO4 है, आप इसको करंट के मदद से, कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, अगर आप इसको करंट के मदद से आयन में तोड़ देते हैं तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड को अगर आप करंट के मदद से आयन में तोड़ दें तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सबस्टेंस, the process of decomposition of chemical substance into ions by the help of current is called electrolysis। बोले कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है उसको करंट के मदद से आयन में अगर तोड़ दे रहे हैं तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, अगर इसको करंट के मदद से आयन में तोड़ दिए, जिस जिस आयन के मिलने से ये बना है, अगर उस आयन में अगर इसको तोड़ दिए तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू आयंस बाय द हेल्प ऑफ करंट। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस को जिस बर्तन में करवाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइसिस को जिस बर्तन में करवाते हैं वो बर्तन को इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है वो बना हुआ होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। मतलब ऐसे मटेरियल का जो करंट को कंडक्ट नहीं करे। बात फिर से सुनिएगा, बोले कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस को आयन में तोड़ दें करंट के द्वारा तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस को जिस बर्तन में हम लोग करवाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं, जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ होता है। साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस तो बता दिए कि केमिकल सब्सटेंस है, करंट के मदद से अगर आयन में टूट रहा है तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है।
लेकिन जो सब्सटेंस आयन में टूट रहा है करंट के द्वारा, उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। बोले कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है जिस बर्तन में करवाएंगे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए जिसका कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। मान लीजिए ZnSO4 लिए, इसको अगर करंट के मदद से आयन में तोड़ना है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हो गया आपका वो बर्तन जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जिसका करवाना है वो हो गया इलेक्ट्रोलाइट। तो करते क्या है, इसमें 2 मेटल का रॉड डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में 2 मेटल का रॉड डालते हैं और उस 2 मेटल के रॉड को बैटरी के मदद से जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है। 2 मेटल का रॉड डालते हैं। कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो, जैसे ZnSO4, CuSO4, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो तो 2 मेटल का रॉड इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया जाता है और उसके बाद उस रॉड को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। जिस रॉड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। बोले कि जिस रॉड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जिसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। बोले कि जिस रॉड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एनोड, और जिसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। गैल्वेनिक सेल में ये चीज डिफरेंट था। गैल्वेनिक सेल जब पढ़ाते थे तो उसमें एक वर्ड याद करवाए थे, लोन, जिसमें बोलते थे लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। बोलते थे कि एनोड बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। लेकिन यहां पे बता रहे हैं कि जिस रॉड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़े उसको एनोड कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव के आधार पे एनोड कैथोड को डिफाइन नहीं करना चाहिए। एनोड का हम डेफिनेशन एकदम शानदार आपको लिखवा दिए हैं कि वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो उसको एनोड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन हो उसको कैथोड कहते हैं। तो आपको चार्ज के आधार पर एनोड कैथोड को डिफाइन नहीं करना है। यहां पर दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जिस बर्तन में करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हाँ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, उसमें 2 मेटल का रॉड लीजिए और उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दीजिए। जिस रॉड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़िएगा उसको बोलेंगे एनोड, और जिसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़िएगा उसको बोलेंगे कैथोड। यहां भी वो डेफिनेशन गलत नहीं होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये डेफिनेशन हर जगह फॉलो होगा। यहां भी आप देखेंगे कि जो कैथोड है वहां पर रिडक्शन होगा। तो जो बात एनोड कैथोड का डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि डेफिनेशन यही आपको अब लिखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो एनोड, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो कैथोड। तो ये बात अब भूलना नहीं है। खैर पहले ये फिगर बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 metallic rods, 2 metallic rods are dipped into electrolyte. 2 metallic rods are dipped into electrolyte and connected to
terminals of battery two metallic rods are dipped into electrolyte, दो मेटल के रॉड को डुबा दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट में और उसको जोड़ दिया जाता है बैटरी के टर्मिनल से। The rod which is connected to positive terminal of battery is called anode। वो रॉड जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं। While the rod which is connected to negative terminal of battery is cathode। बोले कि वो रॉड जिसको कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़े हैं उसको बोलेंगे एनोड, जिसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़े हैं उसको बोलेंगे कैथोड। यहां भी ये बात लिख देंगे कि कैथोडिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिडक्शन। कैथोड पे होने वाला रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। एक लाइन और लिखेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिपोजिशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिपोजिशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट अगर ले लिए, उसमें आप दो रॉड डाल दिए, बैटरी से उसको जोड़ दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर चालू हो गया तो आप देखेंगे कि जैसे ये कैथोड है तो इसके ऊपर कुछ मास डिपॉजिट होने लगेगा। ये जो कैथोड है इसके ऊपर कुछ मास डिपॉजिट होने लगेगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मेन पहचान है। अगर मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लगा हुआ है और उसमें दोनों में दो रॉड डाला हुआ है, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, आपसे कोई पूछ दे कि बताओ तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है कि नहीं यहाँ, तो आप क्या करेंगे, इस रॉड को ऐसे खींच लेंगे और देखेंगे कि रॉड पे मैटर डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं। अगर मैटर डिपॉजिट कर रहा है तो समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो रहा है। दिमाग में ये रखेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिपोजिशन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर मैटर डिपॉजिट होगा। अब इसको हम और आगे समझाते हैं, लेकिन पहले कुछ आपको बात जानना होगा यहाँ के बातों को अच्छे से समझने के लिए। देखिए, ये बात दिमाग में रखिएगा कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये एकदम कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये याद रखिएगा कि एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23।
ठीक उसी प्रकार से जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12, 1 दर्जन का मतलब हुआ 12, वैसे ही 1 मोल का मतलब इतना होता है। 1 मोल एक नंबर है, इस नंबर का वैल्यू कितना है तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। कुछ एटम का मास आपको लिखवाया गया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, लिखवाया गया था कि अगर 1 सोडियम है तो उसका मास है 23 U। बोले थे कि U को पढ़ते हैं ग्राम पर मोल भी। 1 सोडियम गिनकर अगर 1 सोडियम है तो उसका मास है 23 U, और अगर हम बोले 1 मोल सोडियम तो इसका मास होगा 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम का मतलब हो गया इतना सोडियम, तो उसका मास होगा 23 ग्राम। अगर 1 एल्यूमिनियम है तो मास होगा 27 U, और अगर 1 मोल एल्यूमिनियम है तो मास होगा 27 ग्राम। दिमाग में रखना है। उसी प्रकार से मैंगनीज का मास लिखवाए हैं 55, 1 मैंगनीज का, तो 1 मोल मैंगनीज का 55 ग्राम, आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, सिल्वर का 108, निकल का 58.7। ये सब बहुत ज्यादा यूज होगा, इन सब के मास का बहुत ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये सब बात एकदम माइंड में रखिएगा, इन सब के मास का बहुत ज्यादा यूज होना है। तो जिसके मास का यूज होना है वो पहले भी लिखवाए हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर में इनका मास ज्यादा यूज होगा। उसके बाद एक तो ये बताएं कि 1 मोल का मतलब इतना है, जैसे 1 सोडियम का मास 23 U, तो 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम। 1 एल्यूमिनियम का मास 27 U, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम। 1 मैंगनीज का मास 55 U, तो 1 मोल मैंगनीज का मास 55 ग्राम। 1 आयरन का मास 56 U, तो 1 मोल आयरन का मास 56 ग्राम। 1 कॉपर का मास 63.5 U, तो 1 मोल कॉपर का मास 63.5 ग्राम। तो ये तो याद रखना ही है। आपको कुछ आयन दिमाग में रखना है कि जैसे F है तो उसके ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, फ्लोराइड। Cl पर 1 माइनस, Br पर 1 माइनस, I पर 1 माइनस, O पर 2 माइनस, OH पर 1 माइनस, NO3 पर 1 माइनस, CO3 पर 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, SO3 पर 2 माइनस, PO4 पर 3 माइनस। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, फॉस्फेट। ये आयन दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आयन पर अगर चार्ज नहीं याद रहेगा आपको तो इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चंस को बनाने में आप फंसिएगा। तो आप नहीं फंसिए, उसके लिए आपको कुछ आयन्स लिखवा दिए, कुछ एटम का मास लिखवा दिए। ये सबसे जरूरी बात है, ये एकदम दिमाग में रखेंगे, इसके बिना आपको क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होगा। अब एक बात और सुनिए, दिमाग में रखेंगे कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है तो 1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। चार्ज का ये हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं, नेचर नहीं लिखे, नेचर तो निगेटिव है तो जानते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। अगर हम बोल दें कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जब चार्ज इतना है तो 2 इलेक्ट्रॉन पर तो इसको 2 से गुना करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पर तो इसको 3 से गुना करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पर तो इसको 4 से गुना करेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23,
तो इससे गुना कर देंगे 1.602 इंटू 10 का पावर -19 को। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आएगा 96487, ये आएगा, जिसको कि हम लोग 96500 भी कहते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये भी लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसी को बोलते हैं 1 फराडे। दिमाग में रखना है कि अगर कोई बोले कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1 फराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 2 फराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 3 फराडे। तो ये अभी कुछ आपको जरूरी बात बताएं जिसका कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज होना है। अब आगे बताते हैं, इतना पहले नोट कर लें। चलिए अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए CuSO4, 2 मेटल का रॉड डाल दिए और उसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिए। ये प्लस टर्मिनल तो ये माइनस टर्मिनल। जिस रॉड को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़े हैं वो हो गया एनोड। जिस बैटरी को माइनस टर्मिनल से जोड़े हैं बैटरी के, उस रॉड को बोलेंगे कैथोड। करंट का सप्लाई इसमें जैसे ही होगा तो ये जो CuSO4 है वो करंट के मदद से आयन में टूटेगा, Cu+2 SO4-2। अब देखिए, कुछ बच्चों को ये आयन में तोड़ने नहीं आता है। बच्चे बोलते हैं कि ऐसे कैसे तोड़ दिए, तो हम आपको आयन में तोड़ना सिखा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमजोर बच्चों के लिए ही हम लिखवा दिए हैं कुछ आयन्स को। अभी हम लिखवाए थे कि F पर 1 माइनस, Cl पर 1 माइनस, Br पर 1 माइनस, I पर 1 माइनस, O पर 2 माइनस, OH पर 1 माइनस, NO3 पर 1 माइनस, CO3 पर 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, SO3 पर 2 माइनस, PO4 पर 3 माइनस। अभी कुछ आयन हम लिखवाए थे और बोले थे कि ये कमजोर बच्चों के लिए एकदम रामबाण है, इसको तो पहले याद रख लेना है। अब कोई भी कंपाउंड को तोड़ना है, इधर पहले साइड में देखते हैं। जैसे CuSO4 को तोड़ना है तो आप देख लीजिए, निगेटिव आयन जो है वो आपको इधर से मिल जाएगा। SO4 है, आप देखिए SO4 पे चार्ज कितना है, -2। तो जब ये SO4 पर -2 आना तय है तो ये Cu पर कितना आएगा, उतना कि जितना आने से ये न्यूट्रल हो जाए। -2 है तो +2 आएगा, न्यूट्रल हो गया, ये इस तरीके से टूट गया। अब देखिए, थोड़ा सा कभी कभी ध्यान भी देना होता है। जैसे Al2O3 है, इसको आपको आयन में तोड़ना है तो आप पहले देखिए कि Al है कितना, तो 2, तो आप लिख दे 2Al। चार्ज को छोड़ दे, चार्ज रहने दे आप। फिर देखिए कि ऑक्सीजन कितना है, 3, तो लिख दे 3O। पहले इसको ऐसे तोड़ दे। अब O के चार्ज को इधर देख लीजिए, O का चार्ज कितना है, -2, तो ये लिख दीजिए। अब देखिए कि चार्ज कितना हो गया, निगेटिव, तो -6। 3 को -2 से गुना किया, -6। तो यहां पर 2 को कितना से गुना करें कि +6 आ जाए, तो +3 से। तो ये हो गया आयन में तोड़ना। जैसे मान लीजिए ZnCl2, इसको आपको आयन में तोड़ना है। Zn 1 है तो लिख दिए 1 Zn, Cl 2 है तो लिख दिए 2 Cl। अब निगेटिव आयन आपको यहां लिखा हुआ है Cl पर -1, तो आप देख रहे हैं कि Cl पर चार्ज हो गया -2, तो Zn पे कितना होगा, +2। कोई भी आप आयन आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कंपाउंड को आयन में आराम से तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 तो ये क्लियर दिख रहा है कि एल्यूमिनियम 2 है। ये क्लियर दिख रहा है कि SO4 3 है, 3 है SO4। अब SO4 पर चार्ज है -2, तो यहां SO4 पर चार्ज हो गया -6, तो एल्यूमिनियम पे 3 रहेगा तब तो हो जाएगा +6। इस तरीके से आप आयन में तोड़ सकते हैं। NaNO3
आप देख रहे हैं एक Na है, आप एक देख रहे हैं एक NO3 है। NO3 पर चार्ज आप देखिए कि -1 है, तो Na पर कितना हो जाएगा, +1। अगर Ni NO3 होल 2 है, तो आप देख रहे हैं एक Ni है और आप देख रहे हैं 2 NO3 है। NO3 पर चार्ज इंडिकेट किया हुआ है -1, तो यहां जब हुआ -2 तो यहां पे होगा +2। तो किसी कंपाउंड को आयन में कैसे तोड़ते हैं ये आपको पहले बता दिए कि अगर आपको निगेटिव आयन पता होगा तो आप आराम से किसी भी कंपाउंड को आयन में तोड़ दीजिएगा। ये कमजोर बच्चों के लिए है। जो बच्चे अच्छा अपना बेस बनाए हुए हैं उनको इस सब में प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो डायरेक्ट Cu+2SO4 - 2 लिखेंगे। लेकिन कमजोर बच्चों को दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये आपको कुछ आयन याद करने के लिए बोल दिए कि ये आयन याद किए हुए रहिएगा तो कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा। और भी एक आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे AlOH होल 3, इसको अगर आयन में तोड़ना है, एक Al है तो एक Al लिख दिए, 3 OH है तो 3 OH लिख दिए। OH पर चार्ज देख लीजिए -1 है, तो यहां जब 3 माइनस हुआ तो इस पे 3 प्लस होगा। तो ये आपको कंपाउंड को आयन में तोड़ने का तरीका बताया। खैर यहां देखिए, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट लिए, रॉड लिए, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिए, करंट मतलब सप्लाई किए, तो ये कंपाउंड पहले करंट के मदद से आयन में टूट जाएगा। अब जैसे ही इसमें Cu+2 है, SO4 - 2 है, तो ये जो प्लस वाला है वो माइनस के पास जाएगा, माइनस वाला रॉड पे, और जाके यहां कॉपर बन के जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो Cu+2 है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनकर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर बनकर। क्लियरली दिख रहा है कि CuSO4 टूटेगा Cu+2 और SO4 - 2 में बाय द हेल्प ऑफ करंट, करंट है। तो ये जो Cu+2 है वो निगेटिव रॉड पर जाकर डिपॉजिट होगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बन जाएगा। अब मेरा बात सुनिए, अगर ये एक Cu+2 है, गिनकर एक Cu+2 है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक कॉपर बनेगा। एक कॉपर मतलब 63.5 U जिसका मास है। लेकिन अगर ये एक Cu+2 नहीं है, अगर ये 1 मोल Cu+2 है, 1 Cu+2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 Cu+2 रहेगा तो 2 गुना 2 चाहिए, 3 Cu+2 रहेगा तो 3 गुना 2 चाहिए, 4 Cu+2 रहेगा तो 4 गुना 2 चाहिए, 1 मोल Cu+2 रहेगा तो 1 मोल गुना 2 चाहिए, मतलब कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 1 Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल Cu+2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 Cu+2 से 1 Cu बनता है तो 1 मोल Cu+2 से 1 मोल Cu बनेगा। 1 मोल Cu का मतलब हो गया 63.5 ग्राम Cu, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 फराडे। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जी, आपको ये आसान अगर लग भी रहा हो तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको हम NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं कि इस पर डायरेक्ट सवाल किस तरीके से आता है। पहले तो आप इसको नोट कर ही लीजिए, साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए, NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, और NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है वो 12। क्वेश्चन पहले लिखेंगे कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड for following reductions।
हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शंस। नंबर 1, 1 मोल Al+3 to Al. Number 2, 1 mole Cu+2 to Cu. Number 3, 1 mole MnO4- to Mn+2. देखिए क्वेश्चन है कि कितना चार्ज का जरूरत है इन रिडक्शंस को करवाने में। सबसे पहला बताने जा रहे हैं। देखिए यहां Al+3 को Al में चेंज करने के लिए कहा गया है। Al+3 को Al में चेंज करने के लिए कहा गया है। 3 चार्ज घट रहा है, यहां +3 है, यहां 0 है, 3 चार्ज घट रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगर एक Al+3 है और उसको एक Al में चेंज करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां है कि 1 मोल Al+3 है, तो जब 1 मोल Al+3 है तो उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बनेगा 1 मोल Al। बात समझिए, 1 Al+3 है तो 1 Al बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अगर 1 मोल Al+3 है तो उसको 1 मोल Al बनाने में 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि 3 फराडे चार्ज चाहिए, 3 फराडे चार्ज। तो अगर कोई पूछ दिया कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन, कि 1 मोल Al+3 को 1 मोल Al बनाने में, 1 मोल Al+3 को Al बनाने में कितना चार्ज का जरूरत है, तो बस आंसर यही हो जाएगा 3 फराडे। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सिंपली सोचिए कि Al+3 जब Al बन रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक सिंगल को, लेकिन अगर सिंगल नहीं है, 1 मोल है, 1 मोल का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 Al+3, तो 1 मोल Al+3 है तो 1 मोल को 3 से गुना करेंगे, मतलब कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल Al बनाने के लिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, 3 फराडे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता चुके हैं 1 फराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का 3 फराडे, यही आंसर हो गया। इतना आसान सा सवाल। ऐसे ही आसान है सेकंड वाला भी। जैसे लिखा हुआ है 1 मोल Cu+2 टू Cu। पहले क्या करेंगे कि Cu+2 है, उसको बनाना क्या है, Cu। कितना चार्ज घट रहा है, तो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो ये तो सिंपल है कि ये 1 Cu+2 है, 1 Cu बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां क्वेश्चन में है कि अगर 1 मोल Cu+2 है, 1 मोल Cu+2 तो चाहिए कितना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। बनेगा कितना, 1 मोल Cu। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे चार्ज, तो ये आंसर हो गया। थर्ड वाला में थोड़ा अलग काम करना है। ये 1 और 2 को मिटाने जा रहे हैं। आप वीडियो को रोक रोक के आराम से लिखते रहिए। जो थर्ड वाला है वो है MnO4- और उसको बनाना है Mn+2। अब देखिए आपको Mn पर चार्ज नहीं पता है, यहां तो Mn पे चार्ज दिया हुआ है +2, यहां पर Mn पे चार्ज नहीं पता है, ये पूरा MnO4 पे चार्ज पता है -1। तो आपको करना क्या होगा कि MnO4-1 में Mn पर कितना चार्ज है पहले आपको वो निकालना होगा। तो इसके चार्ज को तो X मान लिए। ये क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जब पढ़ाते हैं तो उस वक्त बताते हैं कैसे चार्ज निकालते हैं। तो जिसके चार्ज को निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, आयन में भी लिखवा दिए हैं, O पर -2, तो 4 O है तो हो गया -8। एक Mn के लिए X, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8। सबके चार्ज को जोड़ दिए तो कंपाउंड पे जितना चार्ज है उसके बराबर, तो X बराबर क्या आया, -1 है ये, -8 इधर आया +8, X बराबर +7। Mn पे चार्ज है +7
और यहां है +2, 7 से 2 कितना चार्ज घट रहा है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो दिमाग में रखना है कि एक MnO4- जब Mn+2 बन रहा है तब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। लेकिन अगर यही 1 मोल MnO4- है तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बनेगा 1 मोल Mn+2 और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5 फराडे चार्ज। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 12 बताए कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको और बता रहे हैं, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का 13 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday, how much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram calcium from molten CaCl2। दूसरा 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। देखिए बात को समझिएगा, क्वेश्चन है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी फराडे में, कितना इलेक्ट्रिसिटी फराडे में चाहिए, मतलब कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना फराडे चार्ज का जरूरत है अगर पिघला हुआ कैल्शियम क्लोराइड है तो उससे 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करवाने में। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम अगर डिपॉजिट करना है कैल्शियम तो तभी डिपॉजिट होगा जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइएगा। 2 रॉड डालिएगा, इसको बैटरी के प्लस माइनस से जोड़िएगा तो जो कैथोड है उस पर मास डिपॉजिट होगा कैल्शियम का। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर 20 ग्राम कैल्शियम को अगर डिपॉजिट करना है तो कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है। ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। हम आपको सिखाएं कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड अगर दिया हुआ है तो आप करिए क्या कि पहले करंट के मदद से उसको आप आयन में तोड़ दीजिए। आयन में तोड़ना सिखाए हैं। बोले कि कैल्शियम है तो लिख दीजिए कैल्शियम, लिखा हुआ है 2 क्लोरीन तो लिख दीजिए 2 क्लोरीन, जो है पहले वो लिख दीजिए। कैल्शियम है तो लिख दीजिए कैल्शियम, 2 क्लोरीन तो लिख दीजिए 2 क्लोरीन। निगेटिव आयन आपको लिखवा दिए हैं, Cl पर लिखवाएं -1 चार्ज, तो इस पर जब -2 है तो इस पे होगा +2। पहले कैल्शियम क्लोराइड को आप आयन में तोड़ दीजिए। अब आपको डिपॉजिट किसको करवाना है, कैल्शियम को, तो कैल्शियम आयन को लेकर चलिए। कैल्शियम आयन को आप कैल्शियम में चेंज कीजिए। अब बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए कि अगर ये एक Ca+2 है, एक कैल्शियम आयन है, अगर इसको एक कैल्शियम बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक कैल्शियम का मतलब कितना कैल्शियम, तो 40 U कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम का मास है 40। अगर ये 1 मोल कैल्शियम होता, 1 मोल कैल्शियम आयन, तो ये बनता 1 मोल कैल्शियम 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। 1 मोल कैल्शियम का मतलब होता है 40 ग्राम और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 फराडे। तो ये क्लियर था कि 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है कितना फराडे से, 2 फराडे से। लिख सकते थे कि 40 ग्राम
calcium, since 40 gram calcium is deposited by 2 Faraday electricity, 40 ग्राम कैल्शियम 40 ग्राम कैल्शियम जो है वो डिपोजिट हो रहा है 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी से। तो 1 ग्राम कैल्शियम यूनिट में से बनाते हैं, 1 ग्राम कैल्शियम कितना इलेक्ट्रिसिटी से, तो 2/40 फराडे इलेक्ट्रिसिटी से। इसलिए 20 ग्राम कैल्शियम कितना इलेक्ट्रिसिटी से, तो 2/40 इंटू 20 मतलब कि 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसका आंसर हो जाता 1 फराडे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता 1 फराडे। इसी आधार पे आप चाहें तो आप वीडियो को रोक के पहले आप इसको अपने से बना सकते हैं, आप फिर आंसर मिला सकते हैं कि मेरे द्वारा कैसे बनाया गया। आप क्या करें कि वीडियो को रोक के अपने से बनाना स्टार्ट कर दें Al2O3 वाला। इसके बाद आप मिलाएं, जैसे Al2O3 है, आपको डिपॉजिट करवाना है एल्यूमिनियम, कितना, तो 40 ग्राम। कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करना आपको यह चाहिए कि जो Al2O3 है पहले उसको करंट के मदद से आयन में तोड़ देना चाहिए। एल्यूमिनियम कितना है, तो 2, ऑक्सीजन कितना है, तो 3, चार्ज लिखवाए हैं निगेटिव आयन पे, ये है -6, तो ये हो गया +6। आपको डिपॉजिट क्या करवाना है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम वाले आयन को ले और उसको एल्यूमिनियम में चेंज करें। सिंपली आप सोचें कि जब एक Al+3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक Al बनाने के लिए, मतलब 27U Al बनाने के लिए। अगर यही एक Al+3 नहीं रहे, 1 मोल Al+3 रहे, तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होगा 1 मोल Al बनाने के लिए, मतलब 27 ग्राम Al बनाने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फराडे चार्ज। तो देख क्या रहे हैं कि 27 ग्राम 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितना फराडे से बन रहा है, तो 3 फराडे से बन रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है 40 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 फराडे से, तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम 3/27 फराडे से। इसीलिए 40 ग्राम एल्यूमिनियम 3/27 इंटू 40 इतना फराडे से। इसी को ऑपरेट कर लेना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे 4.4 आएगा। तो ये इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस में फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस का सवाल है। अब हम लोग पढ़ेंगे फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जो अगला हम लोग का हेडिंग है, इसके बाद वो है फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हेडिंग दे देना है। जानना है कि जो फराडे साहब हैं वो 2 लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। फराडे गेव 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फराडे साहब 2 लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब पहला लॉ यहीं से स्टार्ट करेंगे आपको अगले क्लास में। यहां तक आप अच्छे से पढ़ें। ये हेडिंग दे दें फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लिख लें कि फराडे 2 लॉ दिए इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगले क्लास में सीधे स्टार्ट होगा फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।